बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज लिटरेचर के बहुत अहम टॉपिक के साथ हाज़िर है। बहुत स्टूडेंट के जो है ये नीड्स है और ख़ासकर बीएस इंग्लिश वालों के लिए, और बीएस इंग्लिश में 4th सेमेस्टर स्टूडेंट जिसमें सब्जेक्ट प्रोज 2 है, उसमें पहला टॉपिक जो है चार्ल्स लैम है। और चार्ल्स लैम की यानी एसेस उसमें शामिल है, या उसके अंदर जो है एसेस ऑफ इलिया शामिल किया गया है। तो उसमें यानी ड्रीम चिल्ड्रन फर्स्ट ऐसे है। तो उसमें जाने से पहले यानी हमने चार्ल्स लैम को पढ़ना है कि हु वाज ही, यानी चार्ल्स लैम कौन था, उसको हम समझेंगे, उसकी जो है यानी बायोग्राफी हम पढ़ेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब बीएस यानी सेकेंड ईयर और उसके 4th सेमेस्टर में, और ये प्रोज 2 का पार्ट है। तो बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम हम पेश कर रहे हैं। तो बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम को आप लोग नोट कर लें कि उसको हम जो है मुख्तलिफ यानी कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ एलिमेंट बेस पे मैंने उसको डिवाइड किया है, और काफ़ी रिसर्च मटेरियल मैंने कलेक्ट किए हैं। उसकी तकरीबन सारी डाटा यानी मोस्टली डाटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग A to Z उस लेक्चर को जो है यानी पेन और रजिस्टर ले लें और उसको नोट करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो व्हाट इज़ दी बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम? चार्ल्स लैम कौन था? तो बेसिकली उसकी बायोग्राफी किस चीज़ को कहते हैं? यानी द लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड बायोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ लाइफ विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स अबाउट समवन इज कॉल्ड बायोग्राफी, और ये लिटरेरी टर्म भी है। तो बेसिकली हम यानी किसी भी किताब पढ़ने से पहले, किसी भी लिटरेचर की बुक स्टार्ट करने से पहले उसके ऑथर की बायोग्राफी, यानी क्योंकि उसकी बायोग्राफी मेनली उसके काम में या उसके वर्क में अमूमन रिफ्लेक्ट होती है। तो सबसे पहले यानी नंबर 1 पॉइंट की जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी हु वाज चार्ल्स लैम? चार्ल्स लैम कौन था? ही वाज एन इंग्लिश एसिस्ट। वो एक इंग्लिश एसिस्ट था। यानी एसिस्ट से मुराद मजमून निगार था, पोएट भी था, शायर भी था। एन एंटीक्यूरियन, और एंटीक्यूरियन किस चीज़ को कहते हैं? यानी जो आसार कदीमा या जो है यानी मतलब है एंटीक से रिलेटेड चीज़ों का, यानी वो भी था, एक्सपर्ट भी था। और ही इसके अलावा यानी एसिस्ट और पोएट और एंटीक्यूरियन के अलावा यानी फिक्शन राइटर भी था और क्रिटिक भी था फ्राम रोमांटिक पीरियड। और रोमांटिक पीरियड के साथ अगरचे यानी उसकी काफ़ी खासियतें जो थी वो रोमांटिक लोगों के जो है यानी ग्रुप में आता था, तो उसकी वजह से यानी वो क्रिटिक का काम भी करता था। क्रिटिक बहुत बड़ी फिनोमिना है इन द इंग्लिश लिटरेचर, और फिक्शन राइटर भी था। और फिक्शन राइटर के अलावा व्हाट इज़ फिक्शन? फिक्शन बेसिकली होता तो इमेजिनरी वर्क है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रुथ को, यानी ये रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ होता है। तो ये चार्ल्स लैम के बारे में हमने ये आप लोग ये जहन में रखें कि ही वाज एन इंग्लिश एसिस्ट, यानी बाई कास्ट ही वाज इंग्लिश पर्सन, और जो है या बाई नेशन ही वाज इंग्लिश पर्सन। और इंग्लिश में वो एसिस्ट भी था, पोएट भी था, एंटीक्यूरियन भी था, और जो था फिक्शन राइटर भी था और क्रिटिक भी था। तो ये चंद चीज़ें थी। इसके अलावा ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एसेस ऑफ इलिया, यानी एसेस ऑफ इलिया जो उसके किताब यानी मज़ामीन का मजमुआ है जो 1823 में उसने जो है पब्लिश किया था। एंड फॉर द चिल्ड्रन बुक टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर इन विच ही को ऑथर विद हिज सिस्टर मैरी लैम। उसकी सिस्टर जो थी मैरी लैम, इसमें यानी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में उसका प्रिंसिपल ऑथर कौन था? यानी वो यानी उसमें वो दोनों थे, उसकी सिस्टर मैरी लैम भी थी और वो भी यानी उसमें उसने अपनी पार्टिसिपेशन किया था। और किसने भी किया था? यानी चार्ल्स लैम ने भी उसके साथ मेन रोल प्ले किया था। और दो यही वर्क थी जिसकी वजह से उसकी यानी फिगर या उसकी जो पर्सनैलिटी है
काफ़ी वेल नोन है और बड़ी इमिनेंट है इन द इंग्लिश लिटरेचर। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ यानी एक फर्स्ट यानी एक टुकड़ा था। आप सेकंड टुकड़े को देखें कि क्या कब वो पैदा हुआ था और कब उसकी डाइट हुई थी और किस प्लेस में वो बॉर्न हुआ था। यानी ही वाज बॉर्न ऑन 10 फरवरी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1775 इन इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड। इन इंग्लैंड के अंदर वो पैदा हुआ था और ये 1775 में यानी 1775 में, और ही वाज डाइड ऑन यानी 27 दिसंबर 1834 इन द एज ऑफ 59। और कहाँ पे वो उसकी डेथ हुई थी? एडमंटन में हुई थी और वो भी लंदन और इंग्लैंड में है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा ये तो सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट नोट कर ले, उसका सेकंड नेम क्या था और रीजन ऑफ रेपुटेशन क्या था। यानी उसकी दूसरा नेम, एक तो उसका चार्ल्स लैम था और दूसरा नेम उसका क्या था? हिज अदर नेम वाज इलिया। उसका दूसरा नाम इलिया था, लेकिन ये बाज़ लोग उसको सोडोनीम कहते हैं और बाज़ लोग उसको जो है पेन नेम कहते हैं। अगरचे ये पेन नेम था, सोडोनीम नहीं था। पेन नेम और सोडोनीम में यानी लिटिल बिट डिफरेंस पाया जाता है। सोडोनीम यानी जो फरेबी नाम होता है, धोखे के लिए रखा होता है या अपनी आइडेंटिटी छुपाने की खातिर यानी किसी को फ्रॉड या धोखा दे रहा होता है और उसका मकसद यानी उसका अपनी आइडेंटिटी को छुपाना होता है। जबकि पेन नेम वो होता है जो यानी लिटरेरी सर्कल में उसका एक नाम होता है या कलमी दुनिया में या मुसन्निफीन में वो उसी नाम से जाना जाता है। अगरचे इसमें भी वो आइडेंटिटी हिडन रखता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी का मकसद या मोटो जो है वो ये नहीं होता कि किसी को फरेब या धोखा दे रहा होता है, लेकिन वहाँ सोडोनीम में ये होता है कि वो किसी को यानी सोडो यानी झूठे को कहते हैं, यानी सोडो झूठे को कहते हैं और नीम नेम से निकला है तो झूठा नाम रखा जाता है। जैसा कि आप लोग यानी FB या फेसबुक और मुख्तलिफ साइट्स पे देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है इस किस्म के यानी सोडो आईडीज़ आप लोग यानी देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे यानी इसका दूसरा नाम जो था, सेकंड नेम ऑफ चार्ल्स लैम, वो इलिया था और उसकी रीज़न ऑफ रेपुटेशन या उसके मशहूर होने का जो रीज़न था, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर वर्क्स। और वो कौन से वर्क थे? यही दो वर्क्स थे। वन इज़ एसेस ऑफ इलिया, जिसको हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पढ़ेंगे, और दूसरा जो था टेल्स ऑफ शेक्सपियर था। यानी यही चीज़ उसके जो है यानी रिनाउन के लिए या उसके रेपुटेशन की मेन फैक्टर थी। अब उसके फैमिली और फ्रेंड का सर्कल कौन सा था, यानी उसका सोशल सर्कल और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। हिज सिस्टर नेम वाज मैरी लैम, उसकी सिस्टर का नेम मैरी लैम था। हिज ब्रदर नेम वाज जॉन लैम, यानी वो जॉन लैम थे। उसकी फ्रेंडशिप जो थी, फ्रेंड्स कौन थे, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। हिज फ्रेंडशिप विद द सच लुमिनरीज एज सैमुअल टेलर कॉलेज, यानी जिसको आप लोग ST कॉलेज भी कहते हैं, जो बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी है रोमांटिक पीरियड की, और जिसको आप लोग ST कॉलेज भी एब्रीवेटेड फॉर्म में कह सकते हैं। और उसका असल नेम यानी सैमुअल टेलर कॉलेज था। और उसके अलावा रॉबर्ट साउथे था, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि फाउंडर ऑफ रोमांटिक पीरियड भी है, एंड विलियम हैजलेट। और बहुत ही ये सारे जो है लिटरेरी फिगर, ये सारे लुमिनरीज थे, बड़े जो है इमिनेंट और प्रोमिनेंट फिगर्स थे इन द इंग्लिश लिटरेचर, और उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप थी। लैम वाज एज दी, लैम का इन फ्रेंड में और अपनी फैमिली में और अपने सोशल सर्कल में, लैम वाज एट द सेंटर ऑफ द मेजर सर्कल इन द इंग्लैंड, यानी वो बिल्कुल उसके सेंटर में था अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। एंड ही हैज़ बीन रेफर्ड टू बाई, उसको जो है यानी एक हवाला दिया गया था। कैसे, यानी किसने ये यानी कौन उसको ये हवाला दे चुके थे? E.V. ल्यूकस, हिज प्रिंसिपल बायोग्राफर, जो उसका यानी मेन बायोग्राफर लिकारी जो था, एज द मोस्ट लवेबल फिगर इन द इंग्लिश लिटरेचर। और उसको यही यानी कोटेशन के साथ आप लोग उसको याद भी कर सकते हैं कि सबसे यानी काबिल मोहब्बत इंसान था, फिगर था इन द इंग्लिश लिटरेचर। और यही रिमार्क्स उस E.V. लूकस जो उसका प्रिंसिपल बायोग्राफर है या राइटर है, उसने उसके बारे में ये कहे थे। अब 5th नंबर पे उसके पेरेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हिज फादर नेम जो था वो क्या था? जॉन लैम था। हिज मदर वाज एलिजबेथ लैम, और बाई नेशन ही वाज इंग्लिश, यानी नेशन वाइज वो इंग्लिश पर्सन था, इंग्लिश रेस से ताल्लुक था। ही बिलोंग टू द इंग्लिश रेस बेसिकली, यानी उसका ताल्लुक इंग्लिश रेस से ही था। और
अब अगर 6 नंबर, ये तो 5th नंबर पे पोर्शन था, अब 6 नंबर ये छोटे छोटे मैंने इसी वजह से कैटेगराइजेशन बनाए हैं ताकि आप लोग जो है उसको जो है A to Z समझ सके। तो अब छठे नंबर पे व्हाट इज़ द कॉमन थीम इन द वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के कामों यानी जितने भी वर्क्स हैं, चाहे वो एसेज ऑफ इलिया है, चाहे वो जो है टेल्स ऑफ शेक्सपियर है, चाहे दूसरे उसके वर्क्स है पोएम है, तो उसमें आम थीम कौन सा पाया जाता है। मैंने बहुत से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वही वो इलिया वाला क्वेश्चन जो उसका यानी मतलब है पेन नेम है, और ये जो मतलब है उसका कॉमन थीम है, ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के MCQs में भी आता है कि बेसिकली उसके अंदर मेन या कॉमन थीम क्या है यानी थ्रू आउट इज वर्क। तो चाइल्डहुड एज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट थीम्स इन द चार्ल्स क्रिएटिव वर्क। जितने भी चार्ल्स के क्रिएटिव यानी तख्लीकारी है, क्रिएटिव बेस्ड है और इनोवेटरी यानी बेस पे मबनी उसकी जो है लिखाई है, वो क्या है उसके अंदर मेनली चाइल्डहुड को उसने ज़्यादा यानी फोकस में लाया है। अब अगर आप लोग देखें चाइल्डहुड जो है बेसिकली क्यों, तो चाइल्डहुड क्योंकि फ्रेंड्स का या सोशल सर्कल का, जैसा कि प्रोवर्ब है अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो चाइल्डहुड के बारे में यानी काफ़ी सारी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिक पीरियड में कह चुका है, और आप लोग जो है रिकलेक्शन ऑफ इमॉर्टेलिटी जो उसकी चाइल्डहुड के बारे में है आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे पोइम यानी उसके हैं यानी VR7 को आप लोग देखें तो इस किस्म के पोइम्स में यानी काफ़ी जो है चाइल्डहुड का, तो चाइल्डहुड यानी अपने फ्रेंड्स का दूसरे फ्रेंड पे इम्पैक्ट या असर या इन्फ्लुएंस होता है, तो ये चाइल्डहुड उसको अपने फ्रेंड के विरासत में से भी यानी कुछ हिस्सा मिल चुका है। अब 7 नंबर पे आप लोग आ जाए, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी उसकी चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यानी हिज फादर वर्कड एज ए क्लर्क फॉर अ लॉयर, एक लॉयर के साथ वो एक क्लर्क के काम करता था उसका फादर, एंड ही जॉइंड यानी ही से मुराद यानी चार्ल्स लैम्ब ही जॉइंड द क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। क्राइस्ट हॉस्पिटल एक स्कूल था एट द 7 एज यानी 7 ईयर ओल्ड यानी 7 साल की उम्र में उसने वो ज्वाइन किया था, एंड इट वाज इन दिस फ्री बोर्डिंग स्कूल वेयर ही मेट सैमुअल टेलर कॉलेज एंड डेवलप अ लाइफ बेस्ड फ्रेंडशिप दैट रिमेन्ड फॉर लाइफ। यानी वहाँ पे इसी क्राइस्ट हॉस्पिटल में जो स्कूल था और उस स्कूल में ये लोग यानी पढ़ रहे थे, और उस स्कूल में जो है उसकी फ्रेंडशिप ST कॉलेज जो रोमांटिक पीरियड है और काफ़ी इमिनेंट पर्सनैलिटी है यानी लिटरेचर में, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप और ये लाइफ बेस्ड फ्रेंडशिप थी यानी सिंसेरिटी बेस्ड फ्रेंडशिप थी, और इसी वजह से थ्रू आउट द लाइफ उसकी जो है ये फ्रेंडशिप जो है फिर कायम रही। इसके अलावा ये 7 नंबर पर था। अब 8 नंबर को देखें, मेजर वर्क्स लैम्ब वर्क यानी वर्क एलॉन्ग विद हिज सिस्टर मैरी या मैरी लैम्ब के साथ वो काम करता था, यानी अपनी बहन यानी अपनी मैरी के साथ वो काम करता था। अमूमन उसके वर्क्स जो है फॉर एग्जांपल उसका नंबर 1 वर्क्स यानी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में यानी इमर्ज एज ए बेस्ट सेलर इन द चिल्ड्रन लाइब्रेरी ऑफ द विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन की लाइब्रेरी में चिल्ड्रन की जो लाइब्रेरी थी उसमें ये बेस्ट सेलर के बुक की हैसियत से एमर्ज हुआ था, और ये उसके ने अपनी मेजर वर्क्स में से एक ही मेन वर्क भी था। इसके अलावा ये मेजर वर्क्स में आप लोग वो एसेज ऑफ इलिया को भी यानी उसके साथ नोट कर सकते हैं। इन इस फार्दर आप लोग देख रहे हैं इस कलेक्शन ऑफ एसेज इन द एसेज ऑफ इलिया, ये एक मजमुआ है यानी कलेक्शन है, एक सम है उन सारे एहसास की और जो उसने लिखे हैं, क्योंकि एहसास का मतलब क्या होता है यानी एसे का मतलब होता है एसाए से निकला है, एसाए का मतलब होता है कोशिश करना, प्रोज राइटिंग को कहते हैं जो कि एलिमेंट ऑफ लिटरेचर है। तो इस कलेक्शन ऑफ एसेज इन द एसेज ऑफ इलिया इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल वर्क्स ऑन द इंग्लिश स्टाइल ऑफ एसे एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से और उसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से, और जो इंग्लिश स्टाइल ऑफ एसे था उसके लिहाज से ये एसेज ऑफ इलिया जो था काफ़ी रिमार्केबल वर्क था। यानी ये दो जो है उसके मास्टरपीस थे, एक एसेज ऑफ इलिया और दूसरा जो है यानी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये उसके मेजर वर्क्स में शामिल है। अब यानी कुछ उसकी अनफॉर्चुनेट लाइफ के पार्ट को या सेटफुल इवेंट ऑफ हिज लाइफ को भी शामिल कर लेते हैं। तो उसके साथ यानी एक चीज़ अमूमन आप मुख्तलिफ किताबों में सुनते आते हैं कि ही सफ़र्ड फ्रॉम फैमिली ट्रेजेडी टू। तो फैमिली ट्रेजेडी से क्या मुराद है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी बोथ चार्ल्स एंड हिज सिस्टर, उसकी जो सिस्टर थी
और वो यानी चार्ल्स दोनों जो थे यानी सिस्टर से मुराद उस वही मैरी जो थी हैड अ पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस यानी वो मेंटल डिसऑर्डर के या मेंटल इलनेस के भी कुछ शिकार थे और उसके यानी मतलब है मेंटल दिमागी मेंटल बीमारियां भी थी, कुछ बीमारी भी थी। तो उस इलनेस की वजह से एज ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड इन अ लेटर, जैसा कि वो एक लेटर में जो है इस चीज़ का इकरार कर चुका है। और चार्ल्स स्पेंड 6 वीक इन अ मेंटल फैसिलिटी या हॉस्पिटल ड्यूरिंग 1795 यानी 1795 में मेंटल हॉस्पिटल में या मेंटल फैसिलिटी में उसने 6 वीक गुजारे थे। और यही तस्करा वो कॉलरिज के साथ लेटर में करता है और उसके जो यानी मतलब है ओरिजिनल वर्ड्स है वो आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कॉलरिज। और फिर कामा है आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, व्हाट सफरिंग सीन्स के कितनी जो है मुसीबत वाले मनासिर से यू हैव गॉन थ्रू, आप इससे गुजर चुके होंगे, विल सम डे। और ये डॉट 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 आप लोग जो है इसको पढ़ लें। मैं आखिरी अल्फाज यानी इनिशियल वर्ड भी मैंने पढ़ लिए और लास्ट वर्ड भी इस लेटर के पढ़ता हूँ। यानी कॉलेज आई नो नॉट व्हाट सफरिंग सीन यू हैव गॉन थ्रू, और फिर इसके बाद डॉट डॉट आप लगा लें और या पढ़ लें ए टू जी उसको पढ़ लें और लास्ट अल्फाज देख लें, विल सम डे कम्युनिकेट टू यू यानी ड्यू टू इलनेस आई कांट कम्युनिकेट विद यू या आई कांट कम्युनिकेट विद यू, मैं आपके साथ जो है यानी काफ़ी अरसे तक ना बोल सका। तो ये इसी वजह से कि वो इलनेस का शिकार था और इलनेस में भी सबसे क्रॉनिक और सबसे जो है मेंटल इलनेस जो होती है वो काफ़ी यानी पैथेटिक होती है और काफ़ी जो है एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिचुएशन है। अल्लाह जो है यानी हर किसी को इससे बचाए। और इसके अलावा ये तो 9 पार्ट था जो फैमिली ट्रेजिडी के बारे में था, यानी उसकी सिस्टर भी थी और वो खुद भी इस चीज़ के शिकार थे। तो 10th नंबर वाला नोट कर ले, यानी वाज यानी अक्सर औकात कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के में MCQs आता है और मुख्तलिफ फोरम पे ये बात कही जाती है, वाज चार्ल्स लैम अ रोमांटिक पोएट, क्या वो चार्ल्स लैम जो था वो रोमांटिक पोएट था फिर? यानी अब उसका जवाब भी आप लोग सुन ले। यानी आल दो अगरचे लैम वाज राइटिंग इन अ फॉर्म, ऐसी सूरत में लिख रहा था दैट मैनी ऑफ विक्टोरियन, क्योंकि वो जिस एज विक्टोरियन एज के साथ दैट मैनी ऑफ विक्टोरियन हु फॉलोड हिम, यानी जो उसका पीछा करते थे या उसको जो है फॉलो करते थे परसू करते थे या अपने राइटिंग में चूज टू यूज एज वेल, यानी उसके लिखाई को वो लोग जो है यानी यूजिंग में ले आते थे, उसको यूज करते थे। हिज वर्क्स हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक, और उसके वर्क्स काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक खासियतें थी दैट सिचुएट इज वर्क एज एन असिस्ट एंड पोएट अमंग द इंग्लिश रोमांटिक्स, यानी उसके वर्क्स की ऐसी खासियतें हैं जो उसको अपनी इस हालत में सिचुएट करती है, ऐसी हालत में खड़ा कर लेती है कि वो एक असिस्ट और पोएट है, लेकिन किन के दरमियान अमंग द इंग्लिश रोमांटिक्स, यानी इसका मतलब ये है यानी इसके एसेज में यानी जो मुख्तलिफ किस्म के यानी ऐसे रोमांटिक लोगों की या रोमांटिक पीरियड की काफ़ी खासियतें पाई जाती है। जैसा कि आप लोग कह सकते हैं कि उसके वर्क्स में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट? ऑटोबायोग्राफी पहले सीख ले। ऑटोबायोग्राफी किस चीज़ को कहते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी मीन्स स्टडी। और लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाई समवन हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से क्या मुराद होते हैं? यानी जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूजेज किया हो और जिसमें मतलब है यानी पॉइंट ऑफ व्यू शायर की या पॉइंट ऑफ व्यू मुसन्निफ की, यानी अगर पोइट्री है तो शायर की, अगर यानी प्रोज राइटर है तो यानी प्रोज राइटर की हैसियत से उसका पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उसने इस्तेमाल किया हो, यानी आई माई मी या वी और अस, यानी सब्जेक्टिव अप्रोच उसने यूज़ किया हो। और ये सब्जेक्टिव अप्रोच ये सारी मैं लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस में पढ़ रहा हूँ, तो उसने वो कुछ यूज़ किया हो, तो उसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि इसके यानी काम में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। और ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बेसिकली रोमांटिक लोगों की या रोमांटिक पीरियड की काफ़ी यानी इमिनेंट करेक्टरिस्टिक थी। इसी वजह से हम इस बेस पे उसे कह सकते हैं कि उसके वर्क की वजह से उसको एज एन असिस्ट एंड पोएट की हैसियत से एज ए इंग्लिश रोमांटिक्स भी कह सकते हैं। यानी ही हैज़ बाय ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हिज वर्क, जो मैंने बता दिया। फिर ये तो 10th पार्ट था, अब 11 पार्ट भी थोड़ा बहुत नोट कर ले। यानी उसकी स्टाइल
क्या थी, यानी स्टाइल या इज वे ऑफ राइट। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल बेसिकली वे ऑफ राइटिंग को कहते हैं, मेथड ऑफ राइटिंग को कहते हैं, लिखने का तरीका होता है। तो उसका जो प्रोज में लिखने का तरीका था या पोइट्री में लिखने का तरीका था, स्टाइल या इसकी जो वे ऑफ राइटिंग थी या इस मेथड ऑफ राइटिंग या स्टाइल कंसिस्ट ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर इन रिच, यानी उसके अंदर ह्यूमर भी था तंज व मजाक की सूरत में, और पैथास भी था, और ये दोनों चीज़ें उसके अंदर मिक्स थी। और उसके स्टाइल को जो है इस यानी मुनफरद और इस जो है यानी डिफरेंट यानी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से काफ़ी पसंद भी लिटरेचर की दुनिया में या लिटरेरी सर्कल में उसको काफ़ी पसंद भी किया जा सकता है। अब यानी चार्ल्स लैम जो था, चूंकि एक एसिस्ट था और एसिस्ट के अलावा पोइट भी था और क्रिटिक भी था, और उसके अलावा ये बड़ा क्रिएटिव पर्सन था, तो उसके कुछ अपने कोटेशन भी है। कोटेशन उसकी कही हुई बातें हैं जो उसके टॉप ऑफ दी यानी टॉप रेटेड कोटेशन है, वो 2-3 आप लोग के सामने मैं पेश करता हूँ। आप लोग उसको जो है जैसा कि स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक जगह पे वो कहता है, एक किताब के अंदर वो लिखता है, लेट अस लाइव फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर ओन रियलिटी, यानी लेट अस लाइव यानी हमें जिंदा आओ, हम जिंदा रहे, फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर ओन रियलिटी, अपने जो है हकीकत के लिए और हकीकत यानी रियलिज्म की खातिर, हम जो है फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर ओन रियलिटी की खातिर। और इसी तरह चूंकि उसका फादर यानी एक लायर था और लायर के यानी एक कानूनदान, लायर के साथ एक क्लर्क था, तो लायर लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, तो इसी वजह से उसका एक कोटेशन लायर के मुतालिक भी है, यानी वो कहते हैं ही इज़ नो लायर हु कैन नॉट टेक टू साइड, जो दोनों साइड्स नहीं ले सकता वो लायर भी नहीं है। मतलब है जिस यानी पोर्शन पे पलड़ा भारी उसे नजर आए उसकी तरफ वो आर्गूमेंट पेश करे और अपने केस को जितवा ले। इसी वजह से वो कहता है ही इज़ नो लायर हु कैन नॉट टेक टू साइड्स। और इसी तरह वो अपनी लाइफ के बारे में कहता है, माई लाइफ मोटो या माई मोटो इज़ कंटेंटेड विद द लिटल, कि मैं बड़ी छोटी चीज़ के साथ इक्तफाक करता हूँ, येट विशिंग फॉर मोर, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इंसानी फितरत होती है, फिर भी मैं विशिंग करता हूँ मोर एंड मोर के लिए। और डॉट यानी ये आगे कंटिन्यू छोड़ा है, यानी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद, मैं छोटी चीज़ से राज़ी हो जाता हूँ, इक्तफा कर लेता हूँ, लेकिन विश हमारी यानी ख्वाहिशात हर बंदे की इस तरह यानी इनफाइनाइट फॉर्म की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बाद लोग की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ये 3 कोटेशन आप उसकी ज़िंदगी को, उसके पेन पिक्चर को जो है इससे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट टाइप बायोग्राफी की एक लिमिट आप लोगों के लिए मैंने जो है यानी उस सारे सी ऑफ नॉलेज को जो चार्ल्स लैम की बायोग्राफी के बारे में था, मैंने उसको जो है दरिया को कूजे में बंद करने के मुतराफिर या उसको बड़े शॉर्ट अंदाज से और बड़े शॉर्ट जो है एब्रीवेटेड फॉर्म में या बहुत ही मुख्तसर या उसको जो है आप लोग एफोरिस्टिक अंदाज में, एफोरिज्म के अंदाज में आप लोग जो है उसको कह सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों ने पसंद भी किया। अगर यानी वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है तो इसको फिर लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।